चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वन्य जीव संस्थान यानी कि पार्टों में वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में बताएंगे, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आंसर कराएंगे, जो कि इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहले हम 4 अंक वाले वर्णनात्मक को करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है हमारा, आप देखेंगे यहाँ से, पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है हमारा, भारत सरकार ने देश में पाए जाने वाले वनों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा है। जैसे 3 वर्ग जो हैं तो रक्षित वन है, आरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। अब इनमें रक्षित वन जो है तो इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। आरक्षित वन, इन वनों को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर लोगों द्वारा की जाने वाली कटाई और शिकार पर पूरी तरह से सरकार द्वारा रोक लगी हुई है। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया हुआ है तथा सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अवर्गीकृत वन, ऐसे सभी वन जो रक्षित व आरक्षित श्रेणी में नहीं आते और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों को स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। उपरोक्त वर्गीकृत के आधार पर देश के मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आरक्षित वन है, जबकि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में केवल रक्षित वन एवं पूर्वोत्तर राज्यों एवं गुजरात में वर्गीकृत वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान बताना है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, जो कि कई परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य जीवों को रक्षा प्रदान करना था, जैसे गैंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, हुंगुल, मगरमच्छ, एशियाई शेर आदि। इस अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ावान, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, लुप्त वन्य प्राणी एशियाई चीता का विवरण कीजिए। कि भूमि पर रहने वाला तथा विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला एशियाई चीता एक बलिष्ठ स्तनधारी प्राणी है। इसके दौड़ने की गति लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्ली परिवार के सदस्य चीते को प्राय तेंदुआ मान लिया जाता है। तेंदुए और चीते में अंतर उसकी आंखों के कोने से मुंह तक, नाक के कोने दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर जैसा निशान। एशियाई चीता 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाया जाता है, किंतु वनों को नष्ट होने से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हुए, साथ ही शिकारियों द्वारा मारे जाने के कारण ये लुप्त होते जा रहे हैं। भारत में 1952 ईस्वी में इन्हें लुप्त वन्य प्राणी घोषित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न अपना, हिमालयन यव के बारे में आपको बताना है, समझाना है। तो उसका है, हिमालय वन यह चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष या औषधि पौधा है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों में टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कैंसर का उपचार किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति को खतरा उत्पन्न हो गया है। कई क्षेत्रों पर तो इसके हजारों पेड़ सूख गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियों में कोई 3 अंतर अपनों को बताना है। इनकी जो संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियों में अंतर बताना है। तो संकटग्रस्त जातियां हैं ये काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गैंडा, शेर, पूंछ वाला, बंदर आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। ये वो जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। और लुप्त जातियां जो हैं, ऐसी जातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिरों वाली बतख शामिल है। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप और पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं।
नेक्स्ट में आपको देखना है आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताना है। तो ये संरक्षित वन हो गया और ये आरक्षित वन हो गया। तो इसमें आपको इस तरह से पहले ऊपर आपको लिख लेना है उत्तर संख्या 6 जो भी हो तो उसके उत्तर संख्या डाल के और आरक्षित और संरक्षित वनों में निम्नलिखित अंतर है और ऐसे ही तालिका बना के आपको एकदम साफ साफ ऐसे क्रमांक 1 2 3 ऐसे डाल के लिखना है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वनों की भूमि और निम्नीकरण होने से रोका गया और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। आरक्षित वन अत्यधिक मूल्यवान समझे जाते हैं क्योंकि अधिकतर वनों के वन प्राणियों का संरक्षण इसमें संबंधित होता है। कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना निम्नलिखित प्रश्नों को मतलब 30 शब्द यानी कि थोड़ा बढ़ा करके उत्तर देना है। तो आपको जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। तो जैव विविधता में वनस्पति तथा वन्य जीव, मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु तथा मानव के अनेक जातियों उपजातियाँ पाई जाती हैं। इसको जैव विविधता कहते हैं। मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे वनों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक संपदा वन किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे निम्न उपाय अपनाकर अपने वनों को संरक्षित किया जा सकता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक संसाधनों का विकास किया जाए। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़ों, बीमारियों आदि आग को सुरक्षित रखा जाए। वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता जानकारी के लिए जनचेतना व जनजागरण पैदा किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना वनों से हमें कौन कौन से अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। तो वनों से हमें अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैं। जैसे वन बाढ़ की रोकथाम में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होती हैं। वन मनोहारी और आकर्षक क्षेत्र होते हैं जो पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र बन जाते हैं। वन जलवायु को मृदुल बनाते हैं। वन गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। ये तो अप्रत्यक्ष हो गया, अब इस बार हमको प्रत्यक्ष लाभ बताने हैं। वन किसी भी देश के बहुमूल्य प्रकृति निधि होते हैं। इनसे हमें निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। वन जन जीवों को आश्रय स्थल है जिसमें परिस्थिति को संतुलित रखने में सहायता मिलती है। वन आदि जनजातियों में आश्रय स्थल है। इन जातियों को वनों से भोजन जैसे कंदमूल, फल एवं वन्य पशुओं से भोजन पूर्ति में सहायता मिलती है। आधुनिक युग में वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी का प्रयोग बढ़ रहा है जो हमें बड़े पैमाने पर जंगलों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखेंगे चिपको आंदोलन क्या है। यानी कि चिपको आंदोलन प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण के वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षण किया। गढ़वाल, टिहरी, कुमाऊं के क्षेत्रों में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासी वन जनजाति के लोगों को तैयार किया जिसमें वे पेड़ पौधों की कटाई के समय उसके चिपके रहते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों को भारतीय समुदाय ने पूरे देश में चलाया। 1988 से उड़ीसा के गांव में संयुक्त वन प्रबंधन नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत के विभिन्न समुदायों द्वारा ऐसे ही कई तरह के वन कार्यक्रम चलाना जैव विविधता की परीक्षा संरक्षता की दिशा में विशेष योगदान दिया है। भारत में लगभग सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों का उल्लेख देवता के रूप में करती हैं। इन्हें मानव जीवन के रक्षक और मानव जाति का परम मित्र माना जाता है। उदाहरण के लिए 487 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध ने लिखा था वृक्ष असीम दयालु और उदारपूर्ण जीव है तथा यह अपने सतत शोषण के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। यह अपने जीवन का कार्यफल उदारता से बांटता है। यह सभी जीवों की रक्षा करता है, यहाँ तक कि अपने संहारक को भी छाया देता है। भारत में वन प्रबंधन को
कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषता का वर्णन। तो भारतीय वन का समान विवरण है। सन 1901 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 2,40,000 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र पाए जाते थे, परंतु जनसंख्या की अधिकता के कारण वनों को काटकर उस पर मानव के लिए आवास बनाए गए, जिससे वन क्षेत्र संकुचित हो गया। सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, जिसके अनुसार पृथ्वी के 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। पहाड़ी भागों में 60% वन होने चाहिए, जबकि वर्ष 2011 में वन क्षेत्र घटकर 69-20-27 यानी कि 92,027 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। हाल ही में उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों की सहायता से पता चलता है कि भारत में वास्तविक वन क्षेत्र 460 लाख हेक्टेयर ही रह गया है। भारतीय वनों की विशेषता। भारत में पाए जाने वाले वनों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारत में जलवायु विविधता के कारण अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। जलवायु के आधार पर भारत में विषुवत रेखीय उष्ण सदाबहार वन से लेकर ध्रुवीय अल्पाइन वनस्पति तथा मरुस्थलीय कटीले वन पाए जाते हैं। भारत में वन क्षेत्रों का विस्तार अन्य देशों की तुलना में कम है। 1995 के आंकड़ों के अनुसार जापान के 66%, कोरिया के 72.2%, ब्राज़ील के 65.2%, श्रीलंका के 27.8%, मैक्सिको के 29%, स्वीडन के 62%, स्विट्जरलैंड के 28% तथा जर्मनी के 30% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 24.62% भाग पर वन क्षेत्र फैला है। नेक्स्ट प्रश्नों में आप वर्णनात्मक में आपको 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें आपका पहला प्रश्न है, भारत में बाघों की जनसंख्या क्यों कम हो रही है? इसे नियंत्रित करने के लिए अभी तक कौन से कदम उठाए गए हैं? बाघों की जनसंख्या का संरक्षण क्यों जरूरी है? इसमें आपको भारत में बाघों की संख्या कम होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। वनों में शिकारी बाघों की खालों एवं उसके अंगों की तस्करी करने के उद्देश्य से उनका शिकार करते हैं, जो कि कानूनी रूप से वर्जित एवं अपराध है। बाघों द्वारा अपने भोजन के लिए शिकार किए जाने वाली प्रजातियों का निरंतर ह्रास होने से इनकी संख्या घट रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच विभेद। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण और वृद्धि के विशेष उपाय किए जाते हैं। इनको कम महत्व दिया जाता है। इनका क्षेत्रफल अधिक होता है। यह वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षण के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर वन अधिकारियों की निगरानी में आम जनता और पर्यटक आदि घूम फिर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर वन्य प्राणियों और वनस्पति को प्रकृति के सहारे पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनको अधिक महत्व दिया जाता है। इनका क्षेत्रफल कम होता है। यह वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता का भी संरक्षण किया जाता है। यहाँ लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक होती है। वनों से होने वाले लाभों का वर्णन। वन मानव सभ्यता के लिए अत्यंत उपयोगी है। निम्नवत प्रकार से लाभ पहुँचाते हैं। वन बाढ़ की गति को धीमा करते हैं। वन से हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। वन भूमि जल स्तर को ऊंचा करने में सहायक होती हैं। वन हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन वायु के प्रदूषण को कम करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 उपायों को स्पष्ट करना है। तो केंद्रीय सरकार की कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु स्थापित किए हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था।
कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोड़ावान, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्यजीवों के आवास पर रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों पर कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार का रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। नेक्स्ट है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों अनिवार्य है, उदाहरण सहित उत्तर दें। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की रक्षा हेतु अभी यह देखने में आया है कि भारत की 1/3 भूमि नमी खो चुकी है, 70% सतही जल प्रदूषित हो चुका है, 40% वनस्पति नष्ट हो चुकी है। वन्य जीवों के लगातार शिकार किए जाने और वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पौधों का व्यापार बढ़ाने से हजारों की संख्या में जंतु और पादप प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने हेतु प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रजातियों में चौपाया कृंतक, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा और शेर की पूंछ वाला वानर, मक्काक, सनगाय, मणिपुरी हिरण, संकटापत्र प्रजातियां, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, सुवेद प्रजातियां हैं। ध्रुवी भालू, एशिया का जंगली भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी तथा धनेश पक्षी, दुर्लभ प्रजातियां, अंडमान का चीता, निकोबार का कबूतर, अंडमान का जंगली सुअर तथा अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, अत्यधिक प्रजातियां और एशियाई चीता के तथा गुलाबी सिर वाली बतख विलुप्त प्रजातियां। अंतिम श्रेणी को छोड़कर इन सभी प्रजातियों की रक्षा की जानी है, अन्यथा इनका पारिस्थितिकी तंत्र का बुरा असर पड़ेगा। वन्य प्राणियों को विलुप्त होने से रोकना। पेड़ पौधे एवं प्राणी प्रजातियों की एक बड़ी संख्या, जिनमें सारी सिर्फ स्तनधारी पक्षी, जलस्तर एवं भयचर सम्मानित हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके संरक्षण हेतु वनों का अस्तित्व आवश्यक है। उपनिवेशिक काल की नीतियां केवल गिनी चुनी प्रजातियों का संवर्धन करने की हो रही। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को महत्व दिया गया है जिसमें प्रत्यक्ष व्यापारिक और वाणिज्यिक लाभ होता है, जैसे सागौन वृक्षों को लगाना जाना, चीड़ के वृक्षों को जंगल तैयार करना। सागौन के वनों से दक्षिण भारत के वनों को नष्ट कर दिया, जबकि चीड़ ने हिमाचल के बाज और पुरुष के जंगलों को समाप्त कर दिया। उपरोक्त समस्त विवेचक के आधार पर स्पष्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों संरक्षण परीक्षण किया जाने यह पारिस्थितिकी के संतुलन अस्तित्व के लिए आवश्यक है। चैनल पर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर पर जल संसाधन के बारे में बताया जाएगा।